Hello students, in today's lecture number 4 on alternating current, we shall discuss AC voltage applied to a capacitor, also known as purely capacitive circuit. यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और उस कैपेसिटर के अक्रॉस हम AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच कितना फेज डिफरेंस आएगा ये हम देखना चाहते हैं और एवरेज पावर कंजम्पशन कितना होगा ये भी देखना चाहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 3 में हमने बात की थी AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ये देखिए AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर जिसे हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी कहते हैं। AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर जिसे हम और दूसरा नाम प्योरली इंडक्टिव सर्किट के नाम से जानते हैं। तो जब हमने केवल इंडक्टर के अक्रॉस AC वोल्टेज B इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी को अप्लाई किया तो जो करंट का इक्वेशन आया था I इज इक्वल टू आई एम, इसको हमने आई एम कहा था साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब करंट जो है करंट और वोल्टेज में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आया। करंट जो है पीछे था, वोल्टेज आगे था। तो यहाँ देखिए इंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और एल से आप ध्यान रख लेना लैग, यानी कौन पीछे रहता है? करंट पीछे रहता है। किससे? वोल्टेज से। किसमें? इंडक्टर में। इंडक्टर में करंट पीछे रहता है, वोल्टेज आगे रहता है। एल से ध्यान रखना, एल मतलब इंडक्टर और एल का मतलब लैग शब्द भी ध्यान रखना। लैग, LAG, लैग बिहाइंड, ठीक है। तो पीछे रहता है कौन? करंट पीछे रहता है। तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर की कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है। तो कैपेसिटर के केस में जानने के लिए कि कैपेसिटर पर जब हम AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसके लिए हम एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कंसीडर करते हैं। एक सोर्स लेते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जिसको जोड़ेंगे किससे? इज कनेक्टेड in let a source of alternating EMF or voltage be connected to a capacitor of capacitance C. Suppose the alternating voltage or EMF supplied is, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हो वो कितना है? मान लीजिए इसका इक्वेशन ये है, यही हम मानते आए हैं। पहले वाले दो टॉपिक्स में भी हमने यही AC वोल्टेज AV और BM जो है AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है जिसको एम्पलीट्यूड ऑफ AC वोल्टेज भी कह सकते हैं। जब इस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं किसके अक्रॉस? एक कैपेसिटिव सर्किट के अक्रॉस। ये लीजिए, ये कैपेसिटर जोड़ दिया हमने और इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने क्या जोड़ दिया है? एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से जब V इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, ये AC वोल्टेज जब हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा I, ठीक है। तो V का इक्वेशन ये है, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा हम ये जानना चाहेंगे कि करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस होता है। तो आप सब जानते होंगे क्या बात जानते हैं कि जब भी हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर के केस में बेटा, कैपेसिटर के केस में आप सब जानते हैं कि Q चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, ये होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज यदि बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर कितना आ जाता है? Q/C आ जाता है। इसी फैक्ट का यूज करके हम यहाँ पर इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो Q/C के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी, ये किसके बराबर हो जाएगा? Q/C के बराबर हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू Q/C लिखा जा सकता है, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इतना ही होगा क्योंकि ये इस वोल्टेज को आप अप्लाई कर रहे हो किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज V है वो Q/C। Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। भाई इस कैपेसिटर के द्वारा जो स्टोर किया गया चार्ज है वो मान लेते हैं Q है, स्मॉल q, और C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां से अब आप क्या निकाल सकते हो? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है वोल्टेज की इक्वेशन हमारे पास है AC वोल्टेज की और हमें AC करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, करंट जब भी हम निकालना चाहते हैं तो करंट की डेफिनेशन भी आप शायद जानते हैं, I इज इक्वल टू Q/T होता है या फिर हम लिखते हैं I इज इक्वल टू dQ/dt, ये लिखते हैं। यानी करंट निकालने के लिए हमें चार्ज पता होना चाहिए कि कितना चार्ज ये कैपेसिटर स्टोर करता है। तो देख लेते हैं यहाँ से चार्ज
Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इंटू वी आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू वी आ जाएगा। और V की जगह वैल्यू रखें, V की वैल्यू क्या है, Vm साइन ओमेगा टी। तो ये चार्ज का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, ये चार्ज का इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। चलिए अब हमें चाहिए क्या, करंट चाहिए, और करंट को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं। देयर फोर करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी। तो अब यहाँ पर क्या रख दें हम, क्यू की वैल्यू रख दें, क्यू की वैल्यू रख दें। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, डी अपॉन डी टी, किसका, क्यू का वैल्यू क्या है, सी इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। ये अब इसका डिफरेंशिएशन करें, देखिए तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्लेट के बीच का मीडियम तो वही है ना, प्लेट के बीच का मीडियम थोड़ी ना बदल रहा है, इसलिए कैपेसिटेंस कुछ नहीं बदलेगा। बैटरी ये जो सोर्स है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। चार्ज तो कैपेसिटेंस जो होता है आप सब जानते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज ए कांस्टेंट विच इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सी निकालोगे यहाँ से तो क्यू अपॉन वी आएगा, सी का वैल्यू क्या आएगा, क्यू अपॉन वी आएगा। तो चार्ज स्टोर्ड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस जो है कांस्टेंट होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में ये नहीं बदल रहा है। तो सी को बाहर ले लिया, और वी एम मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैसे ही बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो जो डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर किसका होगा, केवल साइन ओमेगा टी का होगा। अब आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आप सब जानते होंगे, इसको आप बी एम सी लिख लीजिए, वी एम को पहले लिख लिया, सी को बाद में। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होगा प्लस के, और लेकिन ओमेगा टी का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा तो ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन के कारण आ गया। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में आता ये ओमेगा, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस ओमेगा टी हो गया, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो गया। अब इसको थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट करके भी लिख सकते हैं, वी एम यहाँ रखें और ओमेगा सी को हम नीचे ले जाएं तो 1 अपॉन ओमेगा सी ऐसे लिखा जा सकता है इसको, वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। इस वैल्यू को इस तरीके से लिखा जा सकता है, इंटू कॉस ओमेगा टी, इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है 1 अपॉन ओमेगा सी, दिस इज द न्यू टर्म। इसको आप मान लीजिए कोई इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्स सी। ये क्या होता है, एक्स सी होता है, एंड दिस एक्स सी इज नथिंग बट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहलाता है ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है, जो किसके बराबर है, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो इसके बारे में भी जान लो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यदि हम बात करें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे कि इससे पहले वाले इंडक्टिव सर्किट में हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस डिफाइन किया था, वैसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिफाइन होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिनोट किससे किया जाता है, एक्स सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये होता क्या है, इट इज द इफेक्टिव कहो या टोटल कहो, ठीक है, इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर के द्वारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। अब ये भी इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम। यूनिट क्या हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ओम हो जाएगा। ओम इज ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है किसके बराबर, एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी लिखते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा रूप में आप ध्यान रखिए बात को, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है किसी कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि इंडक्टिव रेजिस्टेंस इंडक्टर के द्वारा ऑफर किया गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वैसे ही कैपेसिटर के द्वारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अब ये एक्स सी रख दो यहाँ पर,
अब इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, यदि 1/ओमेगा c की जगह एक्स सी रख दें तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी हो जाएगा, वी एम अपॉन एक्स सी, और क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब ये जो वी एम अपॉन एक्स सी आया बेटा, ये क्या हो गया, ये वी एम अपॉन एक्स सी जो है मैक्सिमम करंट हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया, आई एम लिख सकते हैं इसको, या फिर कॉस, इसको इस तरीके से लिखो, या फिर क्या लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी की जगह साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो ये आई की फाइनल इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो आप, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन आ गई किसकी, करंट की, ठीक है। तो जब आप एसी वोल्टेज अप्लाई करते हो कैपेसिटर के अक्रॉस तो करंट कितना आ जाएगा सर्किट में, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आ जाएगा। अब ये इक्वेशन जो है नंबर 4 इक्वेशन और इक्वेशन 1 नंबर 4 जो इक्वेशन है ये तो करंट का इक्वेशन आ गया। इसमें देखिए ओमेगा टी की जगह क्या आ रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आ रहा है, और जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया था वो कितना था, बी एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ तो केवल ओमेगा टी है, और करंट की इक्वेशन में ओमेगा टी की जगह क्या आ गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आ गया है, ठीक है। इसका मतलब कौन आगे है, इसका मतलब करंट आगे है, कौन पीछे है, वोल्टेज पीछे है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस आ गया, पाई बाई टू। इंडक्टर में भी कितना आ रहा था, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ रहा था, यहाँ भी कितना आ गया, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है। कौन आगे है और कौन पीछे है, यदि ये बात देखें तो करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर लिखना होगा हमें, इसी बात को लिख लेते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो from equation 1 and 4 it is clear that from equation 1 and 4 it is clear that when AC voltage is applied to a capacitor तो क्या होगा, a phase difference of pi by 2 will occur, in between, किसके बीच में आ जाएगा ये फेज डिफरेंस, in between voltage and current phasors, और इन फेजर्स को और दूसरा नाम हम देते हैं वेक्टर्स। वोल्टेज और करंट फेजर या वोल्टेज और करंट वेक्टर के बीच में कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ जाता है जब हम एसी वोल्टेज को कैपेसिटर पर अप्लाई करते हैं। और देखिए क्या है, इन दिस केस कौन आगे है कौन पीछे है ये भी लिख देते हैं। इन दिस केस current phasor is ahead of, आगे रहता है, is ahead of, ahead मतलब आगे रहना, ठीक है, ahead of voltage phasor से आगे रहता है कौन, करंट फेजर, और कितने से रहता है आगे, बाय पाई बाई टू, कितने से आगे रहता है, पाई बाई टू से आगे रहता है। या फिर हम कह सकते हैं और वी कैन से दैट वोल्टेज फेजर lags behind करंट फेजर। वोल्टेज फेजर पीछे रहता है किससे, करंट फेजर से, बाय पाई बाई टू, कितने से पीछे रहता है, पाई बाई टू से पीछे रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात की थी, तो कई बार कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर प्रश्न आ जाता है। डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी डिफाइन इसको कर दिया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे एक्सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। तो और इसको क्या लिखा जाता है, एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा c लिखा जाता है, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है आप सब जानते हैं, 2 पाई
एफ लिखते हो ओमेगा को, या फिर एफ की जगह क्या लिख देते हो बेटा, म्यू भी लिखते हैं। ठीक है, एफ की जगह ये सिंबल भी दे देते हैं। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, किसको, ओमेगा को। तो एक्स सी क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/2 पाई एफ सी लिख दो, 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, या फिर लिख दो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ की जगह ऐसा लिख दो, म्यू इंटू सी। तो यहाँ पर देखिए टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी म्यू भी कांस्टेंट है। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे किसके बीच, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, यदि वाई एक्सिस पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ले रहे हैं, यदि वाई एक्सिस पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस लेते हैं ओम के अंदर, ओम इसका यूनिट है, ठीक है, और कैपेसिटेंस को यदि आप सॉरी ये मैंने कैपेसिटेंस के साथ लिख दिया, फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा। देखिए सी तो कांस्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा, सी क्या है, कांस्टेंट है, ये न्यू है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, इसको रहने दीजिए। तो क्योंकि देखिए टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस भी तो कांस्टेंट है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा। तो एक्स सी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एक्स सी तो हमने वाई एक्सिस पर ले लिया और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ले लिया हमने एक्स एक्सिस पर। तो एक्स सी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एक्स सी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी यदि डिक्रीज हो रहा है तो एक्स सी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी यदि इंक्रीज हो रहा है तो एक्स सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ग्राफ ऐसा आना है, ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तो कई बार ये ग्राफ पूछ लिया जाता है एक्स सी और फ्रीक्वेंसी के बीच। ठीक है, ये ग्राफ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करेंगे अब वेक्टर और फेजर डायग्राम की। वेक्टर और फेजर डायग्राम, वेक्टर और फेजर डायग्राम, वेक्टर और फेजर डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो वेक्टर और फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आप सबको आता है, ड्रॉ कर लीजिए। दो एक्सिस कंसीडर कीजिए, ये एक्सिस y मान लेता हूँ, ये y एक्सिस है, और ये एक्सिस मान लीजिए x है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस O के ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, O के नीचे y की नेगेटिव वैल्यूज हैं। O के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज, O के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ये आप जानते हो। y एक्सिस पर हम करंट लेते हैं, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वोल्टेज और करंट की, और जीरो के नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं किसकी, वोल्टेज और करंट की। नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं, नीचे कौन है, नेगेटिव वैल्यूज हैं, और ऊपर कौन है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं किसकी, वोल्टेज और करंट की। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। और एक्स एक्सिस पर आप टाइम ले लीजिए सेकंड में। ठीक है, टाइम ले लिया सेकंड में। अब जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखिए ये डायरेक्शन था आपका वोल्टेज फेजर का, ये डायरेक्शन किसका है, वोल्टेज फेजर का। ठीक है, वी 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 कहते हैं इसको। और ये कितना एंगल बना रहा था इससे, ओमेगा टी, ये तो ओमेगा टी हो गया, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब करंट कहाँ है, आगे है, किससे, वोल्टेज से। कितने से आगे है, इतने से आगे है, कितने से, π/2 से आगे है। तो देखिए जरा π/2 से जब ये आगे है, ये देखिए जरा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2, π/2 से आगे है, किससे, वोल्टेज फेजर से। तो क्या लिखा है, किस तरफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे। और इन दोनों के बीच जो ये एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल। और ये कितना हो गया, ओमेगा टी हो गया। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस π/2 हो गया आई का वैल्यू। अगर इसको आप डॉट करके इधर मिलाओगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे देगा, एसी वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू जिसे आप कहते हो। ठीक है, पीक वैल्यू भी कहते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू को। और ये जो फेजर है, ये करंट फेजर है, आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो वैल्यू देगा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। ये पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ गया। ठीक है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ गया। इसको थोड़ा सा और दिखाई दे रहा होगा वैसे तो आपको,
ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर है। तो ये वेक्टर और फेजर डायग्राम हो गया किसके लिए, कैपेसिटिव सर्किट के लिए, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए। यानी एसी वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं किस पर, कैपेसिटर के अक्रॉस जब एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कितना जो है फेज डिफरेंस आता है वोल्टेज और करंट के बीच, ये बात हमने अभी की। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे हम बात करेंगे अभी, इससे आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अभी वेव डायग्राम और टाइम डायग्राम की। किसकी बात करेंगे, वेव और टाइम डायग्राम की। तो वेव और टाइम डायग्राम इसके लिए ड्रॉ करें, वेव और टाइम डायग्राम ड्रॉ करें। वेव और जिसे आप टाइम डायग्राम कहते हो, ठीक है, वेव और टाइम डायग्राम ये ड्रॉ करें। तो इसमें भी वही दो एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से और इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। जीरो के ऊपर आप जानते हो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो v और i ले रहे हो आप, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज हैं जीरो के और नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं, और इधर क्या लेते हैं आप, टाइम सेकंड में। ठीक है, अब जो वोल्टेज जो इक्वेशन है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है ना वोल्टेज की। तो इसको सॉरी हाँ यही है, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन थी। इतना वोल्टेज हमने एसी वोल्टेज अप्लाई किया था, तो इसको तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है वी एम साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया, वी एम साइन ओमेगा टी हो गया, जिसमें ये जीरो हो गया और ये क्या हो गया, टी बाई टू हो गया, और ये क्या हो गया, कंप्लीट साइकिल हो गया टी। फर्स्ट ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ है, ये फर्स्ट नेगेटिव हाफ है, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल होता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी आपको, ये जो वैल्यू मिलेगी, ये इस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड में ऐसे ही नेगेटिव साइड में वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब करंट की इक्वेशन क्या आई थी, करंट आया था आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं करंट को, आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है। तो प्लस कॉस ओमेगा टी आ रहा है ना, प्लस आ रहा है, पहले आप ध्यान करो इंडक्टर में माइनस आ रहा था। ठीक है, तो हमने नीचे से स्टार्ट किया था, अब ये प्लस कॉस ओमेगा टी है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ कहीं होगी, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन दोनों में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, तो एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम हो जाएगा, ये तो चलेगा ही चलेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आएगा ये ग्राफ। ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं बेटा, ये डॉटेड लाइन किसके लिए है, करंट के लिए ग्राफ आ गया। किसके लिए ग्राफ आ गया, करंट के लिए। आगे इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये वोल्टेज को, ये वोल्टेज को, और ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो वैल्यू है ये आपको मैक्सिमम करंट दे देगा, मैक्सिमम करंट दे देगा। अब देखिए जब ये जीरो है, कौन, वोल्टेज जीरो है तो करंट मैक्सिमम है। देख लो आप इक्वेशन से, जब वोल्टेज जीरो होगा, वोल्टेज जब आपका जीरो होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पर वोल्टेज जीरो, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है, तो आई इज इक्वल टू आई एम आ जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एम आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। तो जब वोल्टेज t इज इक्वल टू जीरो की यदि आप बात करोगे, एट t इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो पर v तो हो गया आपका जीरो। ठीक है, और करंट क्या रहा बेटा, आई एम हो जाएगा। कैसे निकाला ये हमने इससे निकाला, इन दोनों इक्वेशन से, इससे और इससे। ठीक है, जब आप बात करोगे टाइम t इज इक्वल टू टी बाई फोर, टी बाई फोर मतलब ये वाला समय है, ये वाला समय है टी बाई फोर। ठीक है, हाफ का आधा टी बाई फोर, तो वोल्टेज कितना होगा टी बाई फोर आप जब यहाँ रखोगे, तो v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी बाई फोर, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो वी एम साइन ओमेगा टी की वैल्यू होती है टू पाई अपॉन ओमेगा, तो फोर ओमेगा। अब देखो टू से फोर कैंसिल हुआ, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, पाई बाई टू आया, तो साइन पाई बाई टू तो मैक्सिमम होता है। साइन पाई बाई टू क्या होता है, मैक्सिमम। तो v क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया किस टाइम पर, t इज इक्वल टू टी बाई फोर पर। अब करंट यदि इसमें निकाले हैं इसी टाइम पर, t इज इक्वल टू टी बाई फोर पर, t इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन फोर पर इसी समय पर करंट निकालो, तो आई एम कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू है। ठीक है ना, तो आई एम कॉस ओमेगा और इसकी जगह टी बाई फोर आ जाएगा।
अब वापस कैपिटल टी की वैल्यू आप रखोगे यहाँ, कैपिटल टी की वैल्यू रखोगे तो 2 पाई अपॉन 4 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 क्या आता है, 0 आता है। तो ये देखिए करंट 0 आ गया, किस टाइम पर, टी इज इक्वल टू टी बाई 4 पर। टी इज इक्वल टू टी बाई 4, करंट 0 और वोल्टेज मैक्सिमम, देखना जरा, ये देखिए करंट 0 और वोल्टेज मैक्सिमम है, टी इज इक्वल टू टी बाई 4 पर। ठीक है, ऐसे ही टी इज इक्वल टू टी बाई 2 पर वोल्टेज मिनिमम और करंट मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच कितना फेज डिफरेंस होता है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इससे आगे हम बात करेंगे। अब इससे आगे जो बात हमारी होगी वो एवरेज पावर कंजम्पशन पर होगी। एवरेज पावर कंजम्पशन की बात कर लेते हैं कि एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होता है। एवरेज पावर कंजम्पशन, एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होगा कैपेसिटिव सर्किट के केस में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में एवरेज पावर कंजम्पशन का वैल्यू क्या होगा ये बात कर रहे हैं। तो एवरेज पावर कंजम्पशन निकालने के लिए आप पावर जानते हो क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, और V का वैल्यू क्या है कैपेसिटिव सर्किट के लिए, बी एम साइन ओमेगा टी है। और I का वैल्यू क्या है बेटा, आई एम कॉस ओमेगा टी, ये I का वैल्यू है। दोनों वैल्यूज को रखो तो पावर क्या आ जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, V की जगह ये V का वैल्यू रख दिया और I की जगह I का वैल्यू आई एम कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एम आई एम को एक साथ रखो और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं इसमें, वी एम आई एम 2 से तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ऊपर कर दो। आप समझ गए होंगे क्यों किया है, क्योंकि अब ये जो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है ये क्या बन गया बेटा, ये साइन 2 ओमेगा टी बन गया। तो इसको लिखा जा सकता है वी एम आई एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी, ये तो पावर आया। अब एवरेज पावर कंजम्पशन निकालना है, एवरेज पावर कंजम्पशन, तो देखिए इसका एवरेज तो निकलेगा नहीं, वी एम आई एम अपॉन 2 आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का एवरेज निकलेगा, साइन 2 ओमेगा टी का। और साइन 2 ओमेगा टी ध्यान करो, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इनका एवरेज क्या होता है, 0 होता है। तो ये एवरेज पावर कंजम्पशन क्या आ गया, 0 आ गया। तो कैपेसिटर के केस में भी एवरेज पावर कंजम्पशन क्या आता है, 0 आता है। कैपेसिटर की इसी प्रॉपर्टी का, क्योंकि कैपेसिटर का एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है, इसी वजह से कैपेसिटर को हम जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं बेटा, उनका पावर फैक्टर इंप्रूव करने में किया जाता है। पावर फैक्टर का मतलब फेज डिफरेंस फाई का कॉस, कॉस फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर, कॉस फाई को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे, हालांकि इस साल ये सिलेबस से हटा दिया है पावर फैक्टर, लेकिन फिर भी हल्की सी बात हम आगे करेंगे। चलिए, तो ये एवरेज पावर कंजम्पशन 0 आ गया। ठीक है, तो एवरेज पावर कंजम्पशन कैपेसिटर के केस में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए इससे आगे हम बात करेंगे। एवरेज पावर कंजम्पशन के बाद में अब बात करते हैं, एवरेज पावर कंजम्पशन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, बिहेवियर 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 ऑफ कैपेसिटर for the flow of AC and DC वोल्टेज। यदि कैपेसिटर से AC वोल्टेज को फ्लो करें तो क्या बिहेवियर करेगा कैपेसिटर, और DC को फ्लो करें तो क्या होगा। तो देखिए इसका बिहेवियर जानने के लिए XC देखिए 1/ओमेगा C होता है कैपेसिटर का, और ओमेगा की जगह आप जानते हो 2 पाई न्यू रख सकते हो C, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब AC की बात करें, फॉर AC के लिए आप जानते हो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है। हमारे कंट्री में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू देगा बेटा, ये जो वैल्यू आएगी किसकी, वैल्यू किसकी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, XC की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह 50 लिखे इंटू C, यानी कितनी आ गई है, 1/100 पाई C। तो 100 पाई C तो मैक्सिमम वैल्यू आना है ना बेटा, तो मैक्सिमम यानी 1/मैक्सिमम लिख सकता हूं इसको मैं, 1/मैक्सिमम, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, 1/मैक्सिमम। और 1/मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम।
वन अपॉन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हो जाएगा। वन अपॉन एक्सी क्या वन अपॉन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर एसी के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मिनिमम रिएक्टेंस आ रहा है ना, इसका मतलब फॉर द फ्लो ऑफ एसी करंट कैपेसिटर विल ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस। इसका मतलब एसी को कैपेसिटर बिना किसी प्रॉब्लम के जाने देता है। लेकिन यदि हम डीसी की बात करें, डायरेक्ट करंट की बात करें, तो डायरेक्ट करंट के केस में आप सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। तो एक्सी जो इसका आएगा 1/2 पाई म्यू, ये म्यू है, ये जीरो हो गया डीसी के लिए, इंटू सी। तो ये पूरा हो गया 1/0, यानी क्या आ गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ गया ना, एक्सी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज आ गया। इसका मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कौन, कैपेसिटर, किसके लिए, फॉर द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। इसका मतलब जब बहुत ज्यादा लार्ज है, वेरी वेरी लार्ज है, तो इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो डायरेक्ट करंट को एकदम ब्लॉक कर देगा, पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर ब्लॉकिंग कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को पास नहीं होने देता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट यानी वेरी लार्ज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऑफर करता है। तो यहां हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं दोनों बातों का। सो वी कैन से दैट a capacitor allows AC to pass through it because for AC a capacitor offers मिनिमम रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है, ठीक है। वेयर एज ए कैपेसिटर does not allow DC to pass through it because for DC a capacitor offers maximum resistance. Therefore a capacitor is also known as blocking capacitor for direct current as it completely blocks DC। ये DC को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। इसलिए एक जो कैपेसिटर है वो डायरेक्ट करंट के लिए क्या कहलाता है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहलाता है, क्योंकि डीसी को बिल्कुल पास नहीं होने देता, डीसी को अलाउ नहीं करता है अपने अंदर से पास होने के लिए, क्योंकि उसके लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है कौन, कैपेसिटर। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो बात हो गई थ्योरी की रिलेटेड टू दिस कैपेसिटर। अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में जो ये एग्जाम्पल नंबर 7.3 है, इसमें क्या कहा गया है देखिए, एक लैंप है इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक लैंप को सीरीज में जोड़ा गया है विद एक कैपेसिटर के साथ। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस बताइए फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शंस। यदि डीसी कनेक्शन करें तो क्या होगा और एसी कनेक्शन क्या करें, मतलब एसी और डीसी कनेक्शन का मतलब क्या है
कि जब हम बात करते हैं, देखिए एक लैंप, ये लैंप है मान लीजिए, बल्ब जिसको आप कह रहे हो, इसको सीरीज में जोड़ा गया है एक कैपेसिटर के साथ, ये कैपेसिटर है, सीरीज में जोड़ दिया है इस कैपेसिटर के साथ बल्ब को, ठीक है। और सप्लाई कौन सी ली, पहले ले लेते हैं डीसी, ठीक है, डीसी सप्लाई ली, ये डीसी का सिंबल होता है, ये डीसी का सिंबल होता है, ये डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स से हमने इसको सप्लाई दी। अब जब डीसी सोर्स से सप्लाई आप दोगे तो डीसी सोर्स क्या करेगा, डीसी सोर्स क्या करेगा, डीसी देखिए ये जो कैपेसिटर है ये तो ब्लॉक करेगा डीसी करंट को, डीसी को पास ही नहीं होने देता है। फॉर डायरेक्ट करंट द फ्रीक्वेंसी इज जीरो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है डायरेक्ट करंट का, जीरो होता है। देयरफॉर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा 1/ओमेगा c जो होता है, ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी वेरी लार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये 1/0 आएगा और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी देयरफॉर दिस कैपेसिटर विल कंप्लीटली ब्लॉक डायरेक्ट करंट, यानी डायरेक्ट करंट को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा और बल्ब तक करंट पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, बल्ब जलेगा ही नहीं। सो ए कैपेसिटर completely blocks DC thus lamp will not glow, लैंप क्या नहीं होगा, ग्लो नहीं होगा, क्योंकि वहां करंट ही नहीं पहुंचेगा उसके पास, ठीक है। अब यदि इस लैंप को कैपेसिटर से जोड़ा सीरीज में, लैंप जो है कैपेसिटर से सीरीज में जुड़ा है, यहाँ कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, ये कैपेसिटर है, वही कैपेसिटर है, लेकिन अब मैंने सोर्स बदल दिया। सोर्स कैसा ले लिया, अब एसी सोर्स ले लिया। एसी सोर्स जब हम ले लेते हैं, एसी सोर्स लेते हैं तो फॉर एसी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगी एसी के लिए वो कितनी आएगी, 2 पाई न्यू सी, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख देते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, न्यू की जगह फ्रीक्वेंसी को 50 लिखेंगे तो ये 100 पाई सी आएगी, यानी 1/मैक्सिमम आ रहा है। ये 100 पाई सी कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो 1/मैक्सिमम, और 1/मैक्सिमम किसके बराबर आएगा, मिनिमम के बराबर आएगा। 1/मैक्सिमम किसके बराबर आएगा, मिनिमम के बराबर आएगा। यानी अल्टरनेटिंग करंट के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है कौन, कैपेसिटर, यानी यहां से करंट पास हो जाएगा, यहां से करंट पास हो जाएगा, मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो करंट बल्ब तक पहुंचेगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब यहाँ जो लैंप आप जिसको कह रहे हो विल ग्लो, ये ग्लो हो जाएगा, ठीक है, ये ग्लो होगा, ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा मतलब उजाला देगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, एसी और डीसी के लिए हमने अपने प्रेडिक्शंस निकाले, ठीक है। अब देखिए दोनों ही केस में, आगे इस क्वेश्चन में कुछ और भी है। What happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced, दोनों केस में क्या होगा यदि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो कैपेसिटर को बढ़ा दो या कम कर दो, कुछ नहीं होने वाला, कैपेसिटर जो है करंट को पास ही नहीं होने दे रहा, तो बल्ब तो यहाँ अभी भी ग्लो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि इस एसी के केस में कैपेसिटेंस को घटा दोगे, कैपेसिटेंस को रिड्यूस करोगे, कैपेसिटेंस जब रिड्यूस होगा तो एक्सी क्या हो जाएगा, ये और बढ़ जाएगा, एक्सी बढ़ जाएगा, सी रिड्यूस होगा तो सी रिड्यूस होगा, सी को कम करोगे तो एक्सी बढ़ जाएगा, और एक्सी बढ़ने से जो बल्ब का ग्लो है, बल्ब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एक्सी बढ़ने से, तो बल्ब ग्लो या लैंप ग्लो विल बी रिड्यूस्ड, क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ग्लोनेस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस कम होने से रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ने का मतलब कम करंट बल्ब तक पहुंचेगा पहले की तुलना में, तो बल्ब पहले से कम तेजी से जलेगा, यानी उसका ग्लो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डीसी सप्लाई है तो कैपेसिटेंस को ज्यादा कर दो कम कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एग्जाम्पल 7.4, एग्जाम्पल
7.4। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, ए 15 माइक्रोफेरड, ये 15 माइक्रोफेरड कैपेसिटर है, इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स यानी एसी सोर्स होगा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 220 वोल्ट है। तो इस कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को जब इस सोर्स से जोड़ा जाता है तो कह रहा है फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो उसका एक्सी क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड द करंट आरएमएस एंड पीक इन द सर्किट। ठीक है, तो पहले यही बात कर लेते हैं, एसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या कह रहा है सॉल्यूशन, यदि हम इसका देखें, ए 15 माइक्रोफेरड कैपेसिटर, तो ये मान लेता हूं ये कैपेसिटर है, ठीक है, इज कनेक्टेड, इस कैपेसिटर को जोड़ा गया है एक एसी सोर्स से, इस एसी सोर्स से जोड़ा गया, और इसका वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, और ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेरड दे रखा है। अब माइक्रो का मतलब आप जानते होंगे इतना होता है, ठीक है, इतना फेरड कैपेसिटेंस हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एक्स सी निकालना है। सिंस एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है, 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा सी को और भी क्या लिख सकते हो हम, 2 पाई ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लिख सकते हो, 2 पाई म्यू लिख सकते हो इंटू सी, और इसको सॉल्व करो, 2 पाई की जगह 3.14 और फ्रीक्वेंसी म्यू क्या है 50 हर्ट्ज, ठीक है, और इंटू क्या है सी, और सी क्या है आपका देखो जरा 15 इंटू 10⁻⁻⁶, ये आपका कैपेसिटेंस है, ये क्या है कैपेसिटेंस है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, तो ये देखिए 30 1500, तो 1/3.14 इंटू 1500, देखो 15 टू जा 30 और 30 इंटू 15 1500, 30 इंटू 50 1500 हो गया, और ये 3.14 इंटू 10⁻⁻⁶ को ऊपर ले जाओ +6 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स सी की जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने से बेटा ये आएगी अप्रोक्सीमेटली 212, और एक्स सी का यूनिट क्या होता है ओम, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतने ओम आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या पूछ रहा है, एंड द करंट आरएमएस एंड पीक, आरएमएस करंट पूछ रहा है और पीक करंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले आरएमएस करंट निकाल लें। आरएमएस करंट क्या होता है, वी आरएमएस अपॉन अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है एक्सी है, वी आर एम एस अपॉन एक्सी होगा, वी आर एम एस कितना है 220 और एक्सी कितना है एक्सी, एक्सी आपने निकाला 212। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.04 एम्पियर आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी करंट की 1.04 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये आरएमएस करंट आ गया, सिंपल फॉर्मूले से आ गया। हमने क्या किया वी आर एम एस अपॉन एक्स सी, भाई इसका रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का एक्स सी है ना, तो वी आर एम एस ये वोल्टेज है आरएमएस वोल्टेज। अब मैक्स क्या कह रहा है पीक करंट कितना होगा, पीक करंट क्या होगा, पीक करंट मतलब आई एम, और आई एम क्या होगा पीक वोल्टेज अपॉन एक्स सी, पीक वोल्टेज अपॉन एक्स सी, या इससे नहीं निकालना है तो एक और फॉर्मूला है आपके पास, देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन क्या होता है √2, इस फॉर्मूले से ज्यादा आसान होगा। तो इसका यूज मत करो, इसका यूज करना ठीक नहीं है, इसका यूज कर लो सीधे आ जाएगा। तो पीक करंट जो आएगा, पीक करंट मतलब आई एम, ये √2 आई आर एम एस आएगा, क्योंकि आई आर एम एस आपने निकाल लिया, और √2 होता है 1.414, और आई आर एम एस है आपका 1.04, 1.04। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.47 एम्पियर ये पीक करंट आएगा, मैक्सिमम एसी करंट आएगा, और आरएमएस करंट इतना है। तो आरएमएस करंट कम होता है, पीक ज्यादा होता है। ठीक है, अब लास्ट में क्या कह रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, if the frequency is doubled what would happen to the capacitive reactance of the and the current, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होगा और करंट का क्या होगा, कब जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाता है। देख लेते हैं इसे भी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, और क्या पूछ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और पूछ रहा है आपसे करंट। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा और करंट क्या होगा,
ये पता करना है। तो देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, ये निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इफ क्या डबल कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, यदि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होगा, एक्स सी अपॉन 2 पाई न्यू सी, ये होता है। अब फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हो तो 2 पाई यानी 2 न्यू कर रहे हो फ्रीक्वेंसी को, ये आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/2 और 1/2 पाई न्यू सी, ये आ जाएगा। और ये 1/2 पाई न्यू सी क्या है, ये मान लीजिए मैं चेंज जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो निकाल रहा हूँ। तो ये एक्स डी डैश से रिप्रेजेंट कर दो, नया जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, एक्स सी डैश लिख देता हूँ इसको मैं, एक्स सी डैश, फ्रीक्वेंसी को डबल करने से 1/2, और ये क्या है ओल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा हो जाएगा। ध्यान रखिए किसको डबल करने से, फ्रीक्वेंसी डबल करने से। लेकिन करंट का क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब करंट की वैल्यू आप निकालोगे आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस क्या होगा, फॉर्मूला होता है वी आर एम एस अपॉन एक्स सी, अपॉन एक्स सी। तो नया करंट पूछ रहा है वो आई डैश पूछ रहा है, ठीक है, इसी को मैं आई डैश कह देता हूँ। तो ये बी आर एम एस वही है, बी आर एम एस को मैंने वही रखा और एक्स सी को एक्स सी डैश कर दिया, ठीक है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या हो रहा है, आधा हो रहा है फ्रीक्वेंसी डबल करने पर, फ्रीक्वेंसी डबल करने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा हो रहा है, यानी वी आर एम एस और एक्स सी डैश की जगह 1/2 एक्स सी रख दूंगा, ठीक है। तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन एक्स सी। तो आई डैश की जो वैल्यू आई, आई डैश क्या आ गया, डबल आ गया किसका, आई आर एम एस का, यानी करंट डबल हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये भी आरएमएस करंट है, ध्यान रखना, ये भी आरएमएस करंट है, ठीक है, ये भी आरएमएस करंट है। तो करंट डबल हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल करने से करंट डबल हो जाएगा, लेकिन जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। 7.5 एग्जाम्पल, ए लाइट बल्ब, क्या है, एक लाइट बल्ब है, एक लाइट बल्ब है एंड एन ओपन कॉइल, एक लाइट बल्ब है, ये लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल, ये कॉइल है, इंडक्टर, कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एसी सोर्स, किससे जुड़े हुए हैं, एसी सोर्स, ये एसी सोर्स है, थ्रू ए की, ये की है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द स्विच इज क्लोज्ड, ये स्विच क्लोज कर दिया, ठीक है, स्विच क्लोज किया एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद में एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, और इस इंडक्टर के अंदर आयरन रॉड रख दी, क्या रख दी, आयरन रॉड रख दी, इंडक्टर के अंदर क्या रख दिए बेटा, आयरन रॉड रख दिए, इंडक्टर के अंदर आयरन रॉड रख दी, ये आयरन रॉड रख दी, ठीक है, आयरन रॉड, कुछ समय के बाद आयरन रॉड रख दी, किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर, ठीक है। द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब, क्या हो जाएगा, ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब। देखिए जब आयरन रॉड नहीं रखा था, इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, बिफोर प्लेसिंग आयरन रॉड, आयरन रॉड को जब इंडक्टर में नहीं रखा तो क्या हो रहा था, जब हमने की को क्लोज किया तो ये एक्सएल है, और एक्सएल क्या होगा, ये ओमेगा एल के बराबर होगा, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू एल, और ये सोर्स कैसा है, एसी सोर्स है। तो फॉर एसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो एक्सएल क्या होगा बेटा, 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, यानी 100 पाई एल, ये आ जाएगा, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, कैसा वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो एक्सएल मैक्सिमम है, अब एक्सएल मैक्सिमम है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्सएल जब मैक्सिमम है, एक्सएल मैक्सिमम है, ठीक है, तो करंट डाउन होगा, लेकिन बल्ब जलेगा, बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, बल्ब ग्लो होगा विद वेरी लेस ब्राइटनेस, ठीक है, या कह दो विद लेस ब्राइटनेस,
लेस ब्राइटनेस, उतना तेजी से नहीं जलेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि एसी के लिए ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कौन? इंडक्टर, ठीक है। बल्ब जलेगा लेकिन उतनी ब्राइटनेस के साथ नहीं जलेगा, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर प्लेसिंग आयरन रॉड, आयरन रॉड को जब इंसर्ट कर देते हो आप, किसमें? कॉइल के अंदर। जब कॉइल के अंदर आयरन रॉड आपने रख दी, इस कॉइल के अंदर आयरन रॉड आपने रख दी, तो क्या होगा? इसका एल बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। आयरन क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इस कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये आयरन रॉड रखने से मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, और उससे क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीज होगा, इसका मतलब ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, यानी इसका मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, किसका? कॉइल का। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा? एक्सएल भी ओमेगा एल के बराबर है, तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा? एक्सएल भी बढ़ जाएगा। जब एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ जाएगा, और एक्सएल बढ़ जाएगा तो ग्लो ऑफ द बल्ब, देन ग्लो ऑफ बल्ब विल डिक्रीज। तो आयरन रॉड रखने से बल्ब का जो ग्लो है वो पहले से और डिक्रीज हो जाएगा, बल्ब का ग्लो पहले से और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? जब आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं। और क्यों डिक्रीज हो जाएगा, ये कारण भी पूछ रहा है वो, क्योंकि आयरन रॉड रखने से एल बढ़ेगा। एल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आयरन रॉड एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा और उस वजह से फ्लक्स बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ने से एल बढ़ जाएगा। एल बढ़ने से एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ने से जो करंट मिल रहा है किसको? बल्ब को, वो कम हो जाएगा, और उस वजह से बल्ब का ग्लोनेस डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये एक प्रश्न हो गया। इससे अगला एक और प्रश्न है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्रश्न है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। A 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply। एक 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, उसे जोड़ा गया है 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज के सोर्स से। किससे जोड़ा गया है? 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज सोर्स से, ठीक है। ठीक है, यहां तक बात। आगे एसी सोर्स है, एसी सप्लाई से जोड़ा गया। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। और क्या कह रहा है? आरएमएस वैल्यू के अलावा आरएमएस वैल्यू कह रहा है, एक तो आरएमएस वैल्यू निकालना है, ठीक है, करंट का इन द सर्किट, एंड नेट पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट, और नेट पावर क्या एब्जॉर्ब होगा वो निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सॉल्यूशन देखें तो 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है मान लीजिए, जिसका कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफेरेड दे रखा है, ठीक है। और इसको जोड़ा गया है एक एसी सोर्स से। कैसा एसी सोर्स है? जिसका वोल्टेज है 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ये रेटिंग है इसकी एसी सोर्स की, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा? तो आई आरएमएस निकालना है, इससे फ्लो होने वाला करंट आरएमएस करंट ही होगा। आई आरएमएस क्या होगा भाई? वी आरएमएस अपॉन क्या हो जाएगा? एक्ससी, ये हो जाएगा। अब बी आरएमएस तो हमारे को दे रखा है, कितना है? 110 वोल्ट, ठीक है। लेकिन एक्ससी क्या होगा? एक्ससी बराबर क्या होता है बेटा? 1/ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा सी होता है। और ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 पाई न्यू, और सी की जगह सी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी है आपकी 60, तो न्यू की जगह 60, और कैपेसिटेंस कितना है? 60 माइक्रो, माइक्रो मतलब इतना, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो आप, कितना आ जाएगा? ये 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा, और 2 जीरो ये है पहले, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। -4 ऊपर चला जाएगा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। 10,000 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 6 6 या 36, और 272 पाई हो जाएगा, 72 पाई यानी 3.14। ये वैल्यू आएगी किसकी? एक्स सी की वैल्यू आएगी। जब इसको आप सॉल्व करोगे
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे, एक्स सी की वैल्यू निकाल रहे थे, और एक्स सी की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, इसको एक्स सी, और ये अप्रॉक्सीमेटली जब आप बेटा कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी, कैलकुलेट करके देखिएगा 44.2 ओम आ जाएगी एक्स सी की वैल्यू, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक्स सी आ गया, तो आई आर एम एस आ जाएगा। फिर अब आई आर एम एस कितना हो जाएगा, देयर फोर आई आर एम एस, वी आर एम एस कितना है 110, और एक्स सी कितना आया 44.2, 44.2। तो ये जो वैल्यू आएगी लगभग पॉइंट हटाओगे तो ऊपर ये चला जाएगा, 442 नीचे बचेगा। ठीक है, और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 इतना आया। ठीक है, ये आएगा, और नीचे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट लगभग आएगा 2.49 एम्पियर, ये आरएमएस करंट आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू आ जाएगा करंट का। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। अब कह रहा है पावर कंजम्पशन क्या होगा, लास्ट जो इसका पार्ट है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंड नेट पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो आप सोचिए कैपेसिटर है तो नेट पावर कंजम्पशन क्या होता है कैपेसिटर में, फॉर ए कैपेसिटिव सर्किट या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सर्किट कैसा है बेटा, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। और अभी हमने थ्योरी पढ़ा, जो पावर कंजम्पशन होगा, जो पावर कंज्यूम एब्जॉर्ब्ड होगा, पावर एब्जॉर्ब्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल यानी जीरो से कैपिटल टी। ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए जो नेट पावर एब्जॉर्ब्ड होगी, टोटल पावर जो एब्जॉर्ब्ड होगी वो कितनी होगी, जीरो होती है। ठीक है, कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये आज हमने बात की वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। तो उसके लिए हमने वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस जाना, π/2 का होता है। कौन आगे रहता है, करंट आगे रहता है, वोल्टेज पीछे रहता है कैपेसिटर के केस में। और उसके बाद में हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक नया इसमें टर्म डिफाइन हुआ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो ग्राफ भी हमने प्लॉट किया, वोल्टेज फेजर और वेव डायग्राम की बात हमने की। इसके अलावा एवरेज पावर कंजम्पशन इसमें जीरो आता है, ये बात हमने की। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।